भगौड़ा जाकिर नाइक अपने जहरीले बयानों से विवाद में रहता है। जानबूझकर बार बार ऐसे बयान देता है जिससे कुछ कट्टरपंथी उसे अपना उपदेशक मान लेते हैं। तो उन कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस बार जाकिर नाइक ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। उसने कहा, महिलाएं सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, बिना शादी होने वाली महिलाएं बाजारू औरत की तरह है। इतना ही नहीं, जाकिर यहां पर भी नहीं रुका। जाकिर ने आगे कहा, अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो उसे सार्वजनिक संपत्ति बन जाना चाहिए, नहीं तो महिलाएं शादीशुदा मर्दों से शादी कर लें। भगौड़े ने आगे ये भी कहा, लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पति नहीं मिल सकते, तो फिर महिलाएं सार्वजनिक संपत्ति बन जाए। महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणी करने वाले भगौड़े जाकिर नाइक की जुबान जहरीली है, मानसिकता बेहद घिनौनी है और महिलाओं को लेकर सोच बेहद घटिया। जाकिर खुद को इस्लामिक उपदेशक बताता है, लेकिन उसी कौम की औरतों के लिए इसके जहन में नफरत भरी है। जिस सपौले को कुछ कट्टरपंथी अपना उपदेशक मानते हैं, वो जाकिर महिलाओं के लिए सार्वजनिक संपत्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी गंदी मानसिकता की पहचान दे रहा है। हिंदुस्तान से भागकर नए नए ठिकानों पर जहर फैलाने वाला जाकिर हर स्पीच में इस्लाम धर्म का हवाला देता है, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताता है, लेकिन उसी समाज की बेटी, बहू और किसी की पत्नी के लिए अब जहर उगल रहा है। देश की सियासत में भगवान हनुमान का जातिकरण पहले भी कई नेता कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो डंके की चोट पर ओपी राजभर ने हनुमान जी को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया। यूपी के मंत्री ओपी राजभर अपने अजीबोगरीब बयान के लिए ही जाने जाते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे तौर पर खुद को बजरंगबली का अवतार बता दिया और अपने समाज को खुश करने के लिए राजभर जाति का कनेक्शन हनुमान जी से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए, हनुमान जी राजभर जाति के ही थे। साथ ही कहा, हनुमान जी भी भर वानर थे और राजभर जाति के लोग ताकतवर होते हैं। उन्होंने अहिरावण वध का हवाला भी दिया, यानी ओम प्रकाश राजभर ने अपने पूरे समाज को बजरंगबली से जोड़ दिया है। छोटका छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल तो पुरनिया कह देना, जो दादा हमने कबायन जाए दई भर बानर हम कहल की ना काम। हनुमान जी का रहला बानर, भर बानर। बजरंगबली को राजभर समाज से जोड़ने के लिए और भी तर्क दिए, कहानी बताई और अहिरावण वध का हवाला भी दिया। हनुमान जी अगर राम लक्ष्मण जी के पतालपुरी से बाहर निकाल सकल, धरती पे ला सकल, हम लोग भी महाराजा सुहेल देव जी को 22 साल हम पढ़ते पढ़ते निकाल करके महाराजा सुहेल देव जी को धरती पर लाके खड़ा कर। यूपी की सियासत में तर्क वितर्क में ओपी राजभर वैसे भी माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस बार वानर और भरवानर वाला कनेक्शन उन्होंने जिस तरह हनुमान जी से जोड़ा है, वो सुर्खियों में है। भगवान हनुमान जी की जाति बताने वाले ओपी राजभर के खिलाफ अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज के संत राजभर को नसीहत दे रहे हैं। हमारे यहाँ साधु संतों में बोलते हैं, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की कोई जाति नहीं है, ठीक है। हनुमान जी तो जब लंका में गए तो वहाँ जाके जो झंडा गाड़े आए। हनुमान जी तो आप कहेंगे हनुमान जी ही जाति के, हनुमान जी तो चारों युग में हुए हैं ना, चारों युग में है वो, तो यही है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी हैं। राजभर जी नेतागिरी कर रहे हैं, नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होती, जाति बात नहीं हो, ईश्वर की कोई जाति बात नहीं होती। यूपी की सियासत का सुपर संडे आज सन्नाटे में था, लिहाजा अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कुंभ पर सवाल दागकर माहौल को गर्म कर दिया। अखिलेश यादव का सीधा वार सीएम योगी पर था, वो भी मुद्दा बनाया महाकुंभ के निमंत्रण का। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। जब सियासत में मुद्दों की कमी हो तब ऐसे ही मुद्दों पर महाभारत छेड़ी जाती है। खैर, बीजेपी ने भी अखिलेश पर पलटवार में देर नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूँ, का शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। यानी महाकुंभ पर पॉलिटिक्स अब तेज हो चुकी है। तैयारियों पर सरकार के दावे और विपक्ष का तंज, कौन सही कौन गलत, ये महाकुंभ शुरू होते ही पता चल जाएगा।
क्या संभल में खुदाई का मुद्दा और शहर शहर शिवलिंग मिलने के मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने वाला है? आखिर अखिलेश यादव ने सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा क्यों किया? देखिए। क्या अखिलेश का शिवलिंग और खुदाई मामले पर ये बयान सिर्फ एक तंज है या फिर वो संभल के मुद्दे को एक नई धार देने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल अखिलेश यादव के एक बयान के बाद जिंदा हो उठे हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया जब संभल से मेरठ तक और अलीगढ़ से लेकर चंदौसी तक योगी सरकार कहीं बावड़ी खुदवा रही है, कहीं खुदाई में शिवलिंग मिल रहे हैं। तो क्या योगी के इस दांव से अखिलेश बेचैन है या फिर उनका बयान महज एक तंज? जरा ये भी समझते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। देखा आपने, इतने सीरियस मुद्दे पर अखिलेश यादव की हंसी बयां कर रही है कि वो यूपी में योगी की रणनीति से भली भांति वाकिफ है, चाहे संभल हो या फिर चंदौसी। अगर मुद्दा आस्था का है और खुदाई के पीछे आस्था ही काफी है, तो सपा चाहती है कि सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई हो। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव पड़ चुकी है। निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और रिकॉर्ड वक्त में इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसके लिए 10 राजमिस्त्री, 20 से अधिक मजदूरों को लगाया गया है और भारी पुलिस की मौजूदगी में पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। कल संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ, तो आज पिलर भी गड़ चुका है। इस चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पुलिस बल व्यवस्थित रूप से रह सके और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। ये पुलिस चौकी को सीसीटीवी लेस किया जाएगा, आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर किया जाएगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से चारों ओर निगरानी भी रखी जाएगी। सर, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी चौकी पर? संपूर्ण सुविधा रहेंगी पुलिस के रहने की। संभल में सुरक्षा के लिहाज एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी इससे खफा हो चुके हैं। उनका विरोध जामा मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती से है, चप्पे चप्पे में फैली सुरक्षा से है और तर्क स्कूल और अस्पतालों के दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी। ओवैसी के अल्फाज और एक एक शब्द के मायने सीधे तौर पर संभल में चल रही सनातन की खोज और उस पर निगरानी रखने के लिए पुलिस चौकी के निर्माण के लिए है। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए दिन रात खुदाई चल रही है। ऐसे में 9वें दिन जो चौंकाने वाले सबूत मिले, उससे आसपास के लोग भी बेहद हैरान हैं। क्योंकि रानी की बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी है, करीब 2 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान बावड़ी के ऊपर बने मकान भी अब सवालों में है, जिसका दावा किया जा रहा था। इससे पहले जहां बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई की गई, तो वहीं एक मकान के नीचे बावड़ी की दीवार मिली। अब मकान को लेकर प्रशासन मंथन कर रहा है। उधर पूरे परिसर की साफ सफाई तेज कर दी गई है। ये ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, जो मकान बना है उसके नीचे से भी जो है, अब आगे की तरफ अगर आप देखेंगे कि वहां पर यह हिस्सा नजर आ रहा है बावड़ी का, इसके ऊपर से पूरी सड़क यहाँ से गुजर रही थी। इसको तोड़ा गया प्रशासन की तरफ से। अब यहाँ से जो मलबा है वो हटाने का काम प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर चल रहा है। बावड़ी में खुदाई के लिए मजदूरों की 3 टीम बनाई गई। एक टीम को ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में लगाया गया है, जबकि दूसरी को सड़क की ओर बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई के काम में लगाया गया। नहीं, पहले कभी नहीं सुना। अब जब 9 दिन से खुदाई हो रही है तो पर डे देखने आता हूँ मैं, तो यहाँ ये बावड़ी निकली है। यूपी में 2027 का दंगल जोरदार होने वाला है। ब्रांड योगी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने टिकट दावेदारों को एक संदेश दिया, अगर 27 में टिकट चाहिए तो अभी से मैदान में उतर जाओ, नहीं तो ऐन वक्त पर टिकट मांगने वालों को सपा ने हिट विकेट करने की तैयारी कर ली है। दरअसल ग्राउंड लेवल पर नेताओं को एक्टिव करने के लिए सपा ने रणनीति बनाई है, जिसमें नेताओं को संदेश दिया गया कि 2027 में टिकट चाहिए तो अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। पार्टी में सक्रियता के आधार पर ही टिकट पर विचार होगा। यानी सीधे चुनाव के वक्त दावा करने वालों के लिए सपा इस बार झटका देने की तैयारी में है। इसके पीछे खास वजह है, यूपी में सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। बीजेपी सत्ता में होते हुए भी पूरी तरह एक्टिव है।
अखिलेश को डर है कि सपा ग्राउंड पर तैयारियों में पिछड़ न जाए। ग्राउंड पर सक्रियता बढ़ाने के लिए टिकट के इच्छुक नेताओं को सक्रियता बढ़ाने की शर्त रखी गई है। यानी सपा प्रमुख की रणनीति उस प्लान का हिस्सा है जिसमें बीजेपी और योगी से पार्टी को सीधे मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ग्राउंड पर सपा का कैडर कोई खास एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि सपा ने अपने नेताओं के सामने टिकट से पहले ग्राउंड पर एक्टिव होने की शर्त रखी है। योगी के यूपी में नए साल का जश्न तो मनाइए, लेकिन जरा संभल कर। और सबसे पहले यूपी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइंस देख लीजिए, नहीं तो न्यू ईयर आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि योगी के यूपी में जश्न के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं और सेलिब्रेशन की रात कोई बेवजह की टेंशन पैदा करे तो एक्शन में देर हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं। तो बेहतर होगा कि यूपी में न्यू ईयर को लेकर जारी गाइडलाइंस पहले से पता हो। और योगी सरकार की गाइडलाइंस ये है कि कार की सनरूफ खोलकर गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है, यानी सनरूफ वाली गलती न्यू ईयर पर मत करना। इसके अलावा शराब की दुकानों को रात 10 बजे तक ही खोलने का निर्देश है, जबकि होटल और बार रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे, यानी सारी रात पार्टीबाजी नहीं चलेगी। और शराब पीकर हुड़दंग करने वाले तो खास सावधान रहे, क्योंकि न्यू ईयर पर योगी फोर्स चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही होगी और किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो रात हवालात में गुजर सकती है। साल 2024 खत्म होने में महज 2 दिन बचे हैं और लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में हैं, लेकिन इन सब के बीच चश्मे दारुल इफ्ता ने मुस्लिम युवाओं के लिए एक फतवा जारी कर दिया है और उनसे नव वर्ष के जश्न से खुद को अलग रखने की अपील कर दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपने फतवे में नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देने को शरीयत के खिलाफ बताया। फतवे में कहा गया कि ये अंग्रेजी का नया साल है और ये ईसाइयों का मजहबी कार्यक्रम है। दूसरे मजहब का जश्न मनाना या उसमें शामिल होना नाजायज है। इतना ही नहीं, मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देने को भी शरीयत के खिलाफ बताया। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। फतवे में मुसलमानों से अपील की गई है कि वे गैरों के धार्मिक त्योहारों में भाग लेने या उनका आयोजन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है और इसे सख्त गुनाह माना जाता है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। और शाहदरा के बाद अब केजरीवाल ने अपनी विधानसभा क्षेत्र यानी नई दिल्ली में मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश के आरोप लगाए। केजरीवाल के मुताबिक 15 दिसंबर से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जारी है और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 5000 वोटर्स के नाम कटवाने की अर्जी बीजेपी डाल चुकी है, जबकि 7500 नए वोटर्स के नाम डालने की अर्जी दी गई। केजरीवाल के मुताबिक नई दिल्ली क्षेत्र में 1,06,000 मतदाता हैं, जिसकी शिकायत अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की। ऐसे में केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और उनके खिलाफ नया सबूत देते हुए आरोप भी लगाए। ऐसी दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं जहां अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। और मजे की बात यह है, इस 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 से 20 की नहीं है। राजधानी दिल्ली के दंगल में पोस्टर वॉर भी जारी है। सियासी वार पलटवार के बीच आम आदमी पार्टी ने अब एक नया पोस्टर जारी कर दिया है, देखिए, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए बीजेपी की मंशा जाहिर करने का प्रयास किया और बीजेपी के सीक्रेट मैनिफेस्टो के नाम से जारी इस पोस्टर से जोरदार हमला किया, जिसके मुताबिक फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे, फ्री इलाज मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे, महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, संजीवनी योजना लागू नहीं होने देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हुए नोटकांड को लेकर भी सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। शनिवार को भी आम आदमी पार्टी के कई महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंच गए, जिन्हें प्रवेश वर्मा ने चाय भी ऑफर की थी। आम आदमी पार्टी ने नोटकांड की जांच की मांग भी उठाई। भाजपा को
इस बात से तो दिक्कत नहीं हो रही कि परवेश वर्मा जी खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। वो पैसा किसका है, कहाँ से आया, कितना उनके घर में पड़ा है, इस बात की कोई जांच आदेश नहीं हो रहे। दरअसल कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा के आवास से 1100 रुपए बांटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह महू पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम का जायजा लिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने शूटिंग और दूसरे खेलों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का भी जायजा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह एक एडवांस मशीन गन से निशाना साधते हुए नजर आए। जाहिर है देश के रक्षा मंत्री लगातार सेना के लिए नए हथियारों और सेना को सशक्त बनाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा उनकी ऐसी तस्वीर आना लाजमी भी है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में महायोद्धाओं की एंट्री हो गई है। कुंभ की सुरक्षा इस बार अभेद होगी, क्योंकि महाकुंभ मेला क्षेत्र में एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला है। एनएसजी कमांडो की टुकड़ी महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुकी है। एनएसजी के योद्धाओं की पैनी नजर संगम तट के चप्पे चप्पे पर है। स्नाइपर्स भी इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। इन महायोद्धाओं ने सुरक्षा का ऐसा कवच बनाया है जिसे भेद पाना मुश्किल है। ये आप देखिए तैयारी है, जहाँ भी वीआईपीज आएंगे वहाँ एनएसजी कमांडो आ रही है, मौके पे मुआयना कर रही है और यहाँ से जा रही है। जहाँ तक आप नजर पसारेंगे वहाँ तक आपको एनएसजी कमांडो ही कमांडो नजर आएंगे। ये सबसे पावरफुल, सबसे तेज-तर्रार और सबसे ज्यादा हर एक परिस्थिति में काम करने के लिए दक्ष होते हैं। एनएसजी कमांडो की टुकड़ी जगह जगह चेकिंग कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा एनएसजी कमांडो की गाड़ियां मेला क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। त्रिवेणी घाट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो या फिर अखाड़ा एरिया के बीच संतों का पंडाल, हर जगह एनएसजी कमांडो का सुरक्षा दस्ता मुस्तैद रहेगा। एनएसजी के ये योद्धा हर पल चौकन्ने और मुस्तैद है। ये वो जाबाज कमांडो होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस देते हैं। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो या बरसात, एनएसजी के जवान बिना रुके बिना थके काम करने में सक्षम हैं। इसीलिए इस बार महाकुंभ की सुरक्षा में एनएसजी के जवानों को तैनात किया गया है। यही नहीं, सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए स्नाइपर्स, एटीएस, एसटीएफ समेत अत्याधुनिक उपकरणों की भी तैनाती की गई है, ताकि महाकुंभ को सुरक्षित, भव्य और दिव्य बनाया जा सके। अकबर, शमशेर, शाहजहां इस बार महाकुंभ में संतों की सुरक्षा करेंगे। जी हां, महाकुंभ में यूपी सरकार की अश्वशक्ति की तैनाती हो गई है। ये ट्रेंड घोड़े महाकुंभ में साजिशों को रौंदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। संगम का तट हो या गंगा यमुना की निर्मल धारा, रेतीला मैदान हो या कीचड़ से भरा रास्ता, ये अश्वदल एक आवाज पर मदद के लिए हाजिर है। प्रशासन ने सुरक्षा में तैनात इन घोड़ों के नाम और रैंक भी तय किए हैं। आपकी तरह इनकी भी रैंक है? इनकी भी रैंक है। अच्छा, ये जो है ये कप्तान कुंभ मेला। अच्छा, कैप्टन है ये कुंभ मेले का कप्तान साहब का घोड़ा। और मेरा वाला? ये वाला जो है आरआई का है। वो कुछ नामों का पूछ रहा था मैं, कुछ अस्वों के नाम बड़े चौंकाने वाले। क्रय करने के बाद जो है हम लोग जो है क्या नाम है, अधिकारियों से नामकरण कराते हैं। नामकरण के बाद जो है मुख्यालय इनका नंबर अलॉट करता है। क्या अकबर आया? इनमें नहीं है? इनमें नहीं है, कैंप में है। शाहजहां भी है। अच्छा, और राजा भी है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में करीब 150 ट्रेन घोड़ों की तैनाती की गई है। ये अश्व पुलिस दल मेला क्षेत्र में 1 किलोमीटर का रास्ता महज 4 मिनट में तय कर सकता है। इस अश्व दल में देशी नस्ल के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका तक के तेज तर्रार घोड़े शामिल हैं। इन घोड़ों को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि ये इंसानों की सोच के हिसाब से चलते हैं। भीड़ भाड़ में भी ये घोड़े ऐसे चलेंगे कि किसी को नुकसान न पहुंचे। यूपी सरकार ने महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में अकबर, शाहजहां, शमशेर और अकबर जैसे नाम वाले इन घोड़ों को तैनात किया है। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे मंदिरों में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक अभियान चला रही हैं। इसी के तहत मेयर साहिबा अनवरगंज में बंद पड़े मंदिर को खुलवाने के लिए पहुंची। मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों को लेकर महापौर प्रमिला पांडे अभियान चला रही हैं। रविवार सुबह अनवरगंज के डिप्टी पड़ाव स्थित बंद शिवालय को खोलने के लिए मेयर साहिबा पहुंची। इस दौरान 2 कंपनी, पीएसी और 5 थानों की फोर्स तैनात की गई थी। महापौर ने बंद पड़े मंदिर को खोला, उसकी साफ सफाई की और उसके बाद पूजन भी किया। आज ये अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक शिवाला मंदिर था, वहीं आई हूँ। मंदिर की स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ मंदिर के कब्जे हैं, उसको मैं हटाऊं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में महापौर ने सर्वे कराकर 125 मंदिरों को चिन्हित किया।
जिन पर या तो लोगों ने कब्जा कर लिया या फिर उन्हें गुमनामी में दबा दिया गया। अब महापौर लगातार मंदिरों में पहुंच रही हैं और साफ सफाई कराकर उन्हें खुलवा रही है। साथ ही मंदिरों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 80 से ज्यादा मामलों में शामिल और 7 से ज्यादा मामलों में फरार बदमाशों का एनकाउंटर किया। दोनों बदमाशों का नाम रिंकू और रोहित है। इन्होंने हरिनगर इलाके में एक आर्म्ड रॉबरी को भी अंजाम दिया था। दरअसल पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि बदमाश रिंकू और रोहित नए क्राइम की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का जाल बिछाया। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ। मादीपुर का ये इलाका सीमेंट साइडिंग इलाका इसको कहते हैं और सबसे बड़ी बात ये जंगल के आसपास का इलाका है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ और AATS यूनिट को एक इनपुट मिला था कि ये 2 जो मोस्ट वांटेड बदमाश है इसी इलाके में है। इसके बाद 4:30 बजे के आसपास इस इलाके में ट्रैप लगाया गया और दोनों बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें से एक गोली पुलिस जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया तो गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को पिस्टल समेत दबोच लिया। ये शातिर बदमाश दिल्ली समेत कई राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल बदमाश पुलिस गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। आरोप दरअसल यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से कुछ लोग नाराज थे, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। लाठी डंडों से लैस कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा करने लगे। नगर निगम की टीम अवैध ठेले वालों के खिलाफ पहुंची थी, तभी ठेलों को हटाने के चक्कर में विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इस दौरान बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और मेयर सुषमा खरकवाल भी पहुंची, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। हाँ, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या नहीं है। रोहिंग्या है, वही है। तो यहाँ पे अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। बसाया गया है इनको। बसाया गया। हाँ, अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई हो गई सब जगह। अवैध तरीके से लोग कब से यहाँ पे बसे हुए हैं? काफी लंबा समय हो गया इनको। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बिजली चोरी का भी आरोप लगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जल्लादों की क्रूरता जारी है। यूनुस के कसाईयों ने एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को सूली पर लटका दिया। हम आपको कट्टरपंथियों की इस बर्बरता का वीडियो दिखा नहीं सकते, इसीलिए इसे धुंधला कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों को धुंधला करने से सच्चाई कहां छिपती है। वीडियो ब्राह्मण बारिया जिले के दुबचेल गांव का है, जहां दीपल चक्रवर्ती नाम के शख्स की पहले हत्या की गई, फिर उसी घर के सामने उसे पेड़ से लटका दिया गया। सोशल मीडिया पर इस हत्या की भयावह तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सड़क से गुजरते लोग फांसी के फंदे से झूलते शख्स को देखते रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार ऐसे हो रहा है, जगह जगह इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन ना तो तानाशाह यूनुस को अब ये सब नजर आ रहा है, ना ही दुनिया के ठेकेदारों को जो मानवाधिकार की दुहाई देते रहते हैं। झारखंड में एक विधायक और उनके परिवार का सादगी भरा जीवन चर्चा में है। डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो की दादी आज भी बाजार में सब्जी बेचती हैं। पहली बार विधायक बने जयराम महतो की दादी झुमरी देवी 84 साल की है, लेकिन आज भी वो घर चलाने के लिए पूरी मेहनत करती हैं। बुजुर्ग दादी खेत से सब्जी लेकर बाजार में बेचने जाती हैं। इसी बीच किसी ने उनकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। इतना ही नहीं, वो घर के दूसरे कामों में भी पूरा सहयोग करती हैं और उन्हें अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है। 2 टका के घी इधर के 2 टका के, अब तो 100 टका इधर के आदमी लोग के खाना से खाना खिया के पहुँच पाल लिए, तो आप शिकायत कर रहा तो क्या शिकायत कर रहा। झुमरी देवी की इच्छा अब जयराम महतो की शादी देखने की है। 27 दिसंबर को जयराम 30 साल के हो गए। यूपी के चंदौली में एक शादी के दौरान दूल्हे के गुस्से का एक अजब गजब मामला सामने आया। धूमधाम से बारात लड़की के दरवाजे पर आ गई, लेकिन खाने को लेकर हुए बवाल के बाद दूल्हा बारात लेकर लौट गया। शादी में खाने पर कमेंटबाजी तो आम बात है। कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही है जो खाने में नुस्ख निकाले, लेकिन चंदौली में तो बाराती रोटी परोसने और बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए बवाल करने लगे। इससे दूल्हा भी ऐसा नाराज हुआ कि वह बारात वापस लेकर चला गया, क्योंकि लड़की पक्ष वालों ने दूल्हा और उसके दोस्तों के सामने खाना परोसने में देर कर दी।
बस इसी बात पर दूल्हे राजा इस कदर गुस्सा हुए कि बारात लेकर वापस लौट गए। दूल्हा सिर्फ बारात लेकर ही नहीं लौटा, बल्कि लौटकर तुरंत अब्बू की बहन की लड़की से निकाह भी पढ़ लिया। अब लड़की पक्ष के लोग थाने पहुँचे हैं और आज शिकायत की है। शादी के दौरान कतिपय कारणों से लड़का पक्ष द्वारा शादी करने से इनकार कर दिया गया और बारात वापस चली गई, जिसके संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। यानी दुल्हन हाथों में मेहंदी रचाए हुए कबूल है बोलने का इंतजार करती रह गई और दूल्हे ने किसी और कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस ने दुल्हन पक्ष के निकाह के खर्चे और दहेज को मिलाकर 7 लाख का नुकसान की भरपाई के बाद मामले का समझौता करा दिया। यूपी के देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां एक विशेष समुदाय का युवक अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू परिवार के बीच कई दिनों से रह रहा था। लेकिन जब युवक की असलियत सामने आई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा मामला देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दरअसल जिस घर में आरोपी रह रहा था, उनका बेटा 12 साल पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई से लापता हो गया था। लेकिन 10 दिन पहले सुभाष गौड़ के जोगी के रूप में होने की सूचना मिली और परिवार वाले उसे घर लेकर आ गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने आरोपी की पूरी पोल खोलकर रख दी। वायरल वीडियो के मुताबिक आरोपी युवक का असली नाम मैनुद्दीन है और वो यूपी के मऊ का ही रहने वाला है। खुलासा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई। और इस लड़के ने इस बात का दावा किया कि मैं ही वो खोया हुआ सुभाष हूँ। उनके परिजनों ने भी इनकी बात मान ली कि सुभाष है पिछले 10 दिन से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी के मऊ वाले ठिकाने की जानकारी लेने में जुटी है। यूपी के सोनभद्र से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ केवाईसी के लिए बैंक के चक्कर काट रहे बुजुर्ग की मौत हो गई, जो दिन भर लाइन में लगे थे और चक्कर खाने से बुजुर्ग बेहोश हो गए थे, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली और वक्त पर इलाज नहीं होने से रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वृद्धा पेंशन की रकम लेने वो पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रहे थे, लेकिन बार बार बैंक कर्मचारी की तरफ से उन्हें बिना पैसे दिए वापस भेज दिया जाता था। ऐसे में 3-4 दिन चक्कर काटने के बाद जब वो केवाईसी कराने के लिए पूरे दिन लाइन में लगे रहे तो वो खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गए। हमारा बाबूजी कल गए थे बैंक पे केवाईसी कराने। केवाईसी 4:30 बजे खुल गया था। इलाहाबाद कचनरवाल के बैठे थे, अब भीड़ बहुत था, उसी जगह बेहोश हो गया। परिजनों का आरोप है कि बैंक कर्मचारी जानबूझकर परेशान कर रहे थे। 10 मिनट के काम के लिए पिछले 3 से 4 दिन से बैंक के चक्कर कटवा रहे थे और इसी भागा दौड़ी में उनकी मौत हो गई। ये घटना इंडियन बैंक के कचनरवा शाखा की है। बिहार के बांका के शिव मंदिर की परिक्रमा कर रहा गरुड़ पक्षी अब चर्चा में है। कुछ लोग इसे भगवान विष्णु का वाहन बता रहे हैं तो कुछ इसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप बता रहे हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद जब गरुड़ मंदिर के पास जा बैठा तो लोग इसकी पूजा करने लगे और बम बम बोले और जय महाकाल के नारे लगाने लगे। संतों का कहना है कि यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जहाँ भगवान शिव की स्थापना की जाएगी, लेकिन उससे पहले गरुड़ पक्षी के दर्शन गांव के लिए शुभ संकेत है। गरुड़ महाराज स्वयं जब विष्णु भगवान हमारे यहाँ पधार रहे हैं, राधा माधव सरकार, तो गरुड़ भगवान को आना स्वाभाविक है। गरुड़ भगवान उनका वाहन बनकर स्वतः हमारे इस राधा माधव के मंदिर में पधार गए हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। अब जब तक ये पक्षी मंदिर परिसर में रहेगा, वो लोग इसकी सेवा करेंगे और ठंड में उसके रखरखाव का ध्यान रखेंगे। यूपी के भदोही से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक शख्स पहले मंदिर में मत्था टेकता है, फिर भगवान की मूर्ति से चांदी का मुकुट लेकर भाग जाता है। चला है। तस्वीर में देखा जा सकता है ये शख्स पहले मंदिर परिसर में बैठकर पूजा करने लगता है और मंदिर में सन्नाटा देखते ही मंदिर के अंदर घुस जाता है। फिर 1 किलो के चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर देता है। हालांकि ठीक उसी समय एक और भक्त मंदिर में दाखिल होता है, जिसे देखकर चोर पूजा करने की एक्टिंग करने लगता है और शख्स के जाते ही मुकुट लेकर फरार हो जाता है। मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर युवक की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शख्स मंदिर में चोरी की नीयत से ही दाखिल हुआ था, लेकिन मौके की तलाश में ये पहले पूजा अर्चना करने लगता है और फिर मुकुट चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। जिस मंदिर में चोरी हुई उससे ठीक 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन इस चोर को पकड़ने में पुलिस को अब तक कामयाब नहीं मिली। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश की जा रही है। बिहार के लखीसराय में एक फर्जी डीआईजी ने असली पुलिस को खूब परेशान किया। फोन थानेदारों को ऑर्डर देने वाले
की जांच की गई तो पता चला कि साहिब तो फर्जी हैं। बदन पर सूट बूट, चेहरे पर रौबदार मूंछ और पुलिस स्टाइल हेयर कट। नाम है दिलकुश, यानी डी फॉर दिलकुश और डी फॉर डीआईजी। दोनों में डी कॉमन था, तो ये जनाब दिलकुश से डीआईजी बन गए, यानी फर्जी डीआईजी। आपने बड़े बड़े शातिर देखे होंगे, लेकिन इस शख्स ने जो किया उससे पुलिस के पसीने छूट गए। ये जनाब थानेदारों को फोन करते थे और इलाके में बालू खनन और तस्करी की खबर देते थे। जब तक असली पुलिस नकली डीआईजी के आदेश पर नकली तस्करों को पकड़ने जाती, तब तक असली तस्कर अपना काम कर निकल जाते। लेकिन एक दिन नशे में धुत डीआईजी साहब की जुबान लड़खड़ा गई। थानेदार ने शक दूर करने के लिए जांच की तो पता चला उन्हें ऑर्डर देने वाला डीआईजी नहीं बल्कि नटवर लाल है। फिर क्या था, पुलिस फर्जी डीआईजी साहब के पीछे पड़ गई। थानेदार ने सबसे पहले पुलिस कप्तान को कहानी सुनाई, फिर फर्जी डीआईजी को सर्विलांस पर लिया गया। जब रेड पड़ी तो ड्राई स्टेट में फर्जी डीआईजी साहब 2 बोतल दारू के साथ दबोच लिए गए और अब सलाखों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। ये गैंग नए साल के जश्न में नशे की इस खेप को खपाने की फिराक में था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 5 लाख कीमत की 18 ग्राम ड्रग्स जब्त की। साथ एक कार, 3 मोबाइल के साथ कुछ और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। आरोपियों के नाम यूसुफ उर्फ राजू शकील उर्फ शाकिर और शाहरुख उर्फ गोलू है। पुलिस के मुताबिक सभी शातिर अपराधी हैं और इनके ऊपर पहले से कई केस दर्ज हैं। नया वर्ष लोग मनाने वाले हैं, उसमें ये एमडी सप्लाई की जानी थी कई जगह और अब इनके रैकेट का पर्दाफाश किया जा रहा है। ये कहां से ले जाकर कहां मार रहे थे इसकी। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की तैयारी में है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम की लापरवाही से बुजुर्ग की जान पर बनाई। सफाई के लिए खोले गए कई फीट गहरे चैम्बर में एक बुजुर्ग गिर गए। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ सीढ़ियों से उतरते हैं। थोड़ा रुककर वो महिला को कुछ समझाते हैं और सामने सड़क की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ ही कदम आगे चलते हैं कि वो खुले चैम्बर में गिर जाते हैं। गिरने के दौरान वो खुद को बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते और नाले में जा गिरते हैं, जिसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है और लोग मोबाइल की रोशनी में उन्हें निकालने का प्रयास शुरू करते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकालने में सफलता मिली, लेकिन इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित बुजुर्ग एक परिचित के घर मिलने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दोस्त के घर से नीचे उतरकर सड़क पर पहुंचे ही थे कि उनका पैर फर्शी पर पड़ा और वो करीबन 6 फीट गहरे खुले गड्ढे में जा गिरे। पहाड़ों पर इस समय मौसम बेहद बर्फीला है। लगातार हो रही बर्फबारी का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर फिसलन और जाम ने टेंशन बढ़ा दी है। ये खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका है। सफेद वादियां जन्नत का एहसास करा रही हैं। कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा अनंतनाग का भी है। बर्फबारी ने यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया है। जमीन पर जमा बर्फ में सैलानी जमकर मस्ती कर रहे हैं। सफेद बर्फ में बच्चों की तो जैसे बल्ले बल्ले है, लेकिन ये बर्फीली वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही ज्यादा यहाँ दिक्कतें भी हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम है। पहाड़ों पर लगातार सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि मनाली में पहाड़ों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। सैकड़ों गाड़ियां पहाड़ी रास्ते में जाम में फंसी हैं। मनाली से सोलंग वैली की ओर जाने वाले पर्यटकों को भारी ट्रैफिक का सामना कर रहा है। सड़क पर बर्फ और फिसलन ने मुसीबत बढ़ा दी है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर पहाड़ी राज्य का लगभग ऐसा ही हाल है। शिमला मसूरी जैसा नजारा राजस्थान के माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार तापमान गिरने से गाड़ियों के शीशे पर बर्फ जम रही है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट के चलते गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है। ये देखिए, इस गाड़ी पर कितनी ज्यादा बर्फ जमा थी, जिसे ये शख्स हटा रहा है। तापमान माइनस में पहुंचते ही पार्कों, गाड़ियों और पत्थरों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। घास के हरे मैदानों पर भी बर्फ नजर आ रही है। सर्दी का सितम ऐसा है कि पूरा इलाका ही बर्फीला नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन माउंट आबू आने वाले पर्यटक इस सर्दी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि नए साल के जश्न से पहले बर्फीले मौसम ने रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में दूध से भरा हुआ एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर के पलट जाने से वहां दूध की नदियां बहने लग गई, जिससे माहौल बन गया और आसपास के लोग दूध लूटने के लिए टूट पड़े। मामला शाजापुर के शुजालपुर इलाके का है, जहां एक पुल के पास टैंकर पलट गया और दूध की धारा बह निकली। उसके बाद तो जैसे आसपास के लोगों की चांदी हो गई। बड़ी संख्या में लोग घर से बर्तन लेकर पहुंच गए और मुफ्त का दूध पाने के लिए टैंकर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जिसके हाथ जो बर्तन लगा वो लेकर टैंकर के पास पहुंच गए और दूध भरने लगा। कोई दूध की बाल्टी लेकर पहुंचा तो कई लोग घर से प्लास्टिक के कनस्तर लेकर ही पहुंच गए। और इन जनाब को देखिए, कुछ नहीं मिला तो प्लास्टिक का टब ही लेकर पहुंच गए। हालांकि इस लूट में सभी लोगों ने पूरे संयम के साथ एक दूसरे को बारी बारी से दूध भरने दिया। इस लूट में कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी और खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि कैसे इस टैंकर को उठाया जाए।